हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बाबा साइंस सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसको स्टार्ट किया था और उसमें नंबर सिस्टम के बारे में जाना था हम लोगों ने। तो आज मैं सेकेंड क्लास लेके आया हूँ रियल नंबर्स का, जिसमें कि आज हम लोगों को 10th का जो मेन सिलेबस है उसकी ओर फोकस करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, वो हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन किए थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग 10th का जो मेन सिलेबस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, और जो फ्रेंड्स मेरा वो पिछले वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th के मैथ में पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एल्गोरिदम। आप लोग नाम भी सुने होंगे 9th सब में। आखिर एल्गोरिदम होता क्या है, ठीक, चलिए जानते हैं। एल्गोरिदम जो है यह एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। यानी कि एक विशेष प्रकार की समस्या, यानी कि स्पेशल प्रॉब्लम, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। यानी कि ऐसी कोई समस्या है जिसका हम हल चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। सिर्फ एससीएफ में ही एल्गोरिदम का प्रयोग नहीं होता है, हम लोग जहां भी किसी भी समस्या का हल अगर चरणबद्ध प्रक्रिया से प्राप्त कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसका अगला पॉइंट्स क्या है। अगला पॉइंट्स है लेमा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमेयिका। इंग्लिश में भी इसको लेमा ही बोला जाता है। लेमा क्या होता है? तो फ्रेंड्स, लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। तो लेमा जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है, उसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। जैसे हम लोग क्लास 9th में अभिगृहित पढ़े थे। अभिगृहित की सहायता से क्या होता था, प्रमेय सबको प्रूव किया जाता था। ठीक उसी प्रकार लेमा जो है वही है कि ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या होता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है भाजकत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी। क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी। इसमें है क्या, यदि पूर्णांक a और b के लिए एक पूर्णांक q इस प्रकार मिले कि b इक्वल टू AQ, तो हम कहते हैं कि a b को विभाजित करता है, अर्थात b a से विभाज्य है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। कह रहा है कि यदि पूर्णांक a और b के लिए, यानी कि कोई दो पूर्णांक a और b है, इसके लिए एक पूर्णांक q इस प्रकार मिले कि b इक्वल टू AQ हो, b इक्वल टू AQ हो, तो b a जो है b को विभाजित करता है, अर्थात b a से विभाजित है। यानी कि ये जो a है, a ये b को विभाजित करेगा। अगर इस रूप में हमको प्राप्त हो रहा है पूर्णांक का रूप, तो ये जो a है ये b को विभाजित करेगा, ठीक। और जब a ये b को विभाजित करेगा तो b भी तो a से विभाज्य होगा ना, वही यहाँ पे हम लिखे हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका यूज हम आगे करने वाले हैं यूक्लिड का भाग लेमा में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले वो क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम।
ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम। तो चलिए जानते हैं यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम क्या होता है। चलिए इसके बारे में पहले लिख ले, तो उसके बाद हम लोग समझेंगे। ठीक, तो लिखिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए Q और R इस प्रकार मिले कि A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ 0 is smaller than and equal to R, but R is always smaller than B हो, तो इसे हम लोग यूक्लिड का भाग लेमा कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम। यानी कि क्या रहा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, उस धनात्मक पूर्णांक के रूप में हम C, D, E, F कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, A और B। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए Q और R इस प्रकार मिले कि A इक्वल टू BQ प्लस R हो, लेकिन इसके लिए शर्त भी दिया हुआ है कि 0 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू R, यानी कि 0 जो है वो R के बराबर हो सकता है और उससे छोटा होगा, लेकिन R से बड़ा कभी नहीं होगा। लेकिन और क्या दिया है, R जो है R हमेशा B से छोटा होगा, यानी कि 0 जो है ये R के बराबर R से छोटा हो सकता है, लेकिन ये जो B है ये R से हमेशा बड़ा होगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम कहते हैं। अब चलिए इसको हम अगर इस सेंटेंस को अगर हम ये जो सेंटेंस यूक्लिड के भाग लेमा का, जहां 0 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू R एंड R इज ऑलवेज स्मॉलर देन B, ये जो है अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको लैंग्वेज हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो A है ये है भाज्य, और B जो है ये है भाजक, और Q जो है ये है भागफल, और R जो है वो क्या है, शेषफल है हमारा। तो इसको लैंग्वेज में इस प्रकार लिख लिए। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इससे आगे चर्चा करता हूँ। यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम का यूज हम लोग
मौसम निकालने में यानी कि एचसीएफ निकालने में करते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए 2-3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। स्टार लगाते जाइएगा आप लोग, स्टार लगाइए। क्या होगा, यदि B इक्वल टू AQ है, AQ है तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि B जो है A एवं Q से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। यदि B इक्वल टू AQ है तो हम क्या कहते हैं, B जो है ये B A और Q दोनों से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, दोनों से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ A एवं Q, यहाँ A एवं Q जो है वो क्या है, A एवं Q B का अपवर्तक है, अपवर्तक है। यानी कि यदि हम B इक्वल टू AQ लिख रहे हैं तो A और Q को हम लोग क्या कहेंगे, B का अपवर्तक, अपवर्तक क्या कहेंगे, अपवर्तक। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। तो ये 3 और 5 जो है ये 15 का क्या कहलाएगा, अपवर्तक कहलाएगा। ठीक, इसको लिखिए। अगला स्टार हम लोग पढ़ते हैं। यदि B इक्वल टू AQ हो तो B को A का गुणज कहते हैं, गुणज कहते हैं। यानी कि B इक्वल टू जब AQ हो तो क्या कहते हैं, B को A का गुणज कहते हैं। गुणज का दूसरा नाम अपवर्त्य भी है, अपवर्त्य। यानी कि B इक्वल टू AQ हो तो क्या कहते हैं, हम B को A का गुणज कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए हम लिखते हैं 10 इक्वल टू 2 गुना 5। यहाँ जो है 10 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, 10 जो है 2 का गुणज है। आप लोग इसको लिखिए, उसका 2-3 स्टार और हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, शून्य का अपवर्तक कौन कौन पूर्णांक हो सकता है, आइए जानते हैं। शून्य का अपवर्तक कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। देखिए शून्य का जो अपवर्तक होगा वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, अगर हम शून्य बराबर लिखें 0 गुना 10 गुना 11 गुना 15 गुना 13, ठीक, तो ये क्या होगा, ये सब इसका अपवर्तक होगा। क्योंकि अगर इन सब को हम अगर गुना कर देते फिर 0 के बराबर हो जाएगा। तो शून्य का अपवर्तक तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, चाहे वो हम 999 ले ले या फिर 1000 ले ले या फिर कोई भी पूर्णांक ले ले, अंतिम में वो गुना करके शून्य आ ही जाएगा, तो वो शून्य का अपवर्तक हो जाएगा। ठीक, नोट कीजिए इसको आप लोग। अब देखिए
यदि कोई पूर्णांक एक एवं स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो तो एक एवं स्वयं को उस पूर्णांक का अयथार्थ भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अयथार्थ भाजक कहते हैं। यानी कि यदि कोई पूर्णांक एक एवं स्वयं से विभाजित है, एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे हम 7 बराबर 1 गुना 7 लिखेंगे। ये एक से विभाजित है 7 और स्वयं से विभाजित यानी कि 7 से ही विभाजित है। तो ये जो 1 और 7 है, ये 7 का क्या कहलाएगा? ये दोनों मिलाकर के 7 का क्या कहलाएगा? अयथार्थ भाजक। अयथार्थ भाजक यानी कि 7 का जो है ये 1 और 7 क्या कहलाएगा? अयथार्थ भाजक। नोट कीजिए। अब एक और स्टार लगाइए। देखिए, यदि कोई पूर्णांक एक एवं स्वयं के अलावा, यदि कोई पूर्णांक एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी और पूर्णांक से भी विभाजित हो, तो अन्य पूर्णांक को उस पूर्णांक का यथार्थ भाजक कहते हैं। यथार्थ भाजक कहते हैं। अब देखिए क्या लिखे हम, यदि कोई पूर्णांक एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी और पूर्णांक से भी विभाजित हो, तो अन्य पूर्णांक को उस पूर्णांक का यथार्थ भाजक कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए हम लोग 2-3, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 4 को अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम? 1 × 2 × 4। यानी कि 4 जो है 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, इन सब से विभाजित होगा 4। तब देखिए 4 का जो है ये 1 और स्वयं, ये दोनों तो इसका यथार्थ भाजक हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? इसका अयथार्थ भाजक, अयथार्थ। लेकिन ये जो 2 है, ये 2 होगा इसका यथार्थ भाजक। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिखे यदि कोई पूर्णांक, मान लीजिए पूर्णांक 4 है, एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं से विभाजित हो रहा है 1 और 4 से, स्वयं के अलावा अन्य किसी और पूर्णांक से विभाजित हो, तो अन्य कोई और पूर्णांक यहाँ पे क्या है? 2 है। अन्य कोई और पूर्णांक क्या है? यहाँ पे 2 है। तो अन्य पूर्णांक को, यानी कि ये पूर्णांक, अन्य पूर्णांक 2 ही है, को उस पूर्णांक का यानी कि 4 का यथार्थ भाजक कहते हैं। वही यहाँ पे लिखे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम 8 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 2 4 8।
यानी कि ये 1 और 8 जो है ये दोनों इसका क्या हो जाएगा, अयथार्थभाजक, यथार्थभाजक। लेकिन ये 2 और 4 जो ये इसका क्या क्या हो जाएगा, यथार्थभाजक। ठीक, आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। एक और स्टार आप लोग नोट कीजिए, यूक्लिड के भाग लेमा को ही प्रायः भाग एल्गोरिदम कहते हैं, भाग एल्गोरिदम कहते हैं। यानी कि यूक्लिड के भाग लेमा को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, भाग लेमा को ही भाग एल्गोरिदम कहते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए, अब जो हम लोगों ने यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम या भाग लेमा पढ़ा है, हम उसकी सहायता से जानेंगे कि यूक्लिड के भाग लेमा और भाग एल्गोरिदम की सहायता से हम किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग लगाते हैं हम लोग, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिदम, और यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम। अगर इंग्लिश में इसको लिखे हम लोग तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। इसको नोट कीजिए आप लोग फ्रेंड्स। लिख लिए फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि महत्तम समापवर्तक में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज कैसे करते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मॉसो होता क्या है। ठीक, तो लिखिए, मॉसो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिखिए, दी हुई संख्याओं के लिए, दी हुई संख्याओं के लिए मॉसो वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई
प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कि दी हुई संख्याओं के लिए मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे मान के चलिए हमको दिया हुआ 2 और 4 का मौसा निकालने के लिए, तो मौसा कौन सी संख्या है कि दी हुई संख्याओं के लिए, जैसे 2 और 4 दिया हुआ, इनके लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी हुई प्रत्येक संख्या विभाजित होती है, ठीक, पूर्णतः विभाजित होती है। चलिए देखते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग यूक्लिड के एल्गोरिदम का भी यूज देखेंगे इसमें कैसे होता है। नोट कीजिए। चलिए अब देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे हमको 10 और 15 का मौसा निकालना है। नहीं, उससे पहले एक पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप लोग, एक स्टार। यदि पूर्णांक ए और बी का HCF ज्ञात करना हो, HCF ज्ञात करना हो तो इसे HCF A और B मौसा A और B तथा GCD A और B द्वारा सूचित करते हैं, द्वारा सूचित करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। यानी कि यदि कोई पूर्णांक, 2 पूर्णांक दिया हुआ ए और बी, यहाँ पे ए और बी का मान कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। और ये अगर वो दोनों दिया हुआ रहे तो अगर हम उसका मौसा लिखेंगे, जैसे हमको मान के चलिए 2 और 4 का जो मौसा है वो हमको 2 आया, तो हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे उसको। यही मैं यहाँ लिखा हूँ, इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं हम मौसा का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग को एक क्वेश्चन है, 10 और 15 शॉर्ट में लिखते हैं, HCF ऑफ 10 and 15 इक्वल टू वाट। यानी कि 10 और 15 का मौसा निकालना हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक, हम लोग इस साइड में कर लेते हैं, इस साइड हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर लेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जो छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या, यानी कि भाग्य विधि द्वारा जो हम लोग मौसा प्राप्त करते हैं वही करेंगे, जो कि हम लोग पहले से भी कर चुके हैं, सीख चुके हैं पहले से भी। इसको ऐसे करेंगे, ठीक, एक वर्ड तो हमें लगेगा। इसीलिए HCF ऑफ 10 और 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। यानी कि 10 और 15 का HCF क्या हो गया, 5। अब ये जो 5 निकला इसका क्या मतलब है, ये जो 5 निकला इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये 5 जो निकला है यह सबसे बड़ी संख्या है। किसके लिए, 10 और 15 के लिए वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 10 और 15 पूर्णतः विभाजित होगा। 5 से बड़ी अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 10 और 15 दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी। मौसा का यही मतलब है, यानी कि ये जो हमको 5 निकल के आया है यही वो सबसे बड़ी संख्या है जो 10 और 15 को विभाजित करे। अगर 5 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या हो जो 10 और 15 को विभाजित करती है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगी। 5 से बड़ी कोई संख्या होगी ही नहीं।
इसी को मॉसो निरूपित करता है। अब चलिए देखते हैं इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कैसे यूज करते हैं। देखिए, जैसे हमको दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ 10-15, यानी कि 10-15 का एचसीएफ निकालना है हमको, कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इसका जो प्रोसेस है हम लोग मानेंगे। तो मानेंगे किसको? देखेंगे जो बड़ी संख्या है इन दोनों में उसको ए मानेंगे, और जो छोटी संख्या उसको हम लोग क्या मानेंगे? बी मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना ए इक्वल टू 15 तथा बी इक्वल टू 10 मान लिए। अब चलिए हम लोग क्या जानते हैं, तब लिखेंगे। हम लोग को यहाँ पे किसका यूज करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। तो यहाँ पे लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या लिखेंगे हम लोग? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का कथन क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू आर एंड आर इज ऑलवेज स्मॉलर देन बी। ये होता है इसका कथन। ठीक है, शॉर्ट में। तो यहाँ पे हम ए और बी यानी कि 10 और 15 के लिए यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ए के जगह 15 लिख देंगे। लिख दिए। अब देखिए बी हम क्या माने हैं? 10 माने हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे हम 15 ए है, 10 जो है बी है। देखिए 10 से जब 15 में भाग लगाए हैं हम, तो एक मर्तबे में लगाना एक मर्तबे में, तो उस एक मर्तबे को यहाँ लिख देंगे, यानी कि भागफल को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ये लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए हमारा जो शेष बचा है, यहाँ पे कितना बचा है? 5। आर के जगह उसी शेष को लिख देंगे, यानी कि 5। पहला प्रोसेस मेरा क्लियर हो गया, यानी कि यूक्लिड विभाजन का फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब ये जो 10 निकल के आया है इसको हम लोग ए मान लेंगे, और ये जो शेषफल हमको आया है अगले प्रोसेस में ले जाने के लिए इसको बी मान लेंगे। ठीक, तो लिखिए अगला प्रोसेस, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? इस 10 को, यानी कि ये जो भाजक है इसका, इस फर्स्ट स्टेप का, उसको हम लोग क्या बनाएंगे? भाज्य बनाएंगे। तो 10 इक्वल टू, और जो शेषफल है उसको क्या बनाएंगे हम लोग? भाजक 5। अब देखिए गुना, यहाँ पे जब 5 से भागा दिए तो कितना आया है? 2 आया है। इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब जब 5 गुना 10, ये 10 के बराबर हो गया। अब शेषफल क्या आया हमको? यहाँ पे 0 आया है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। शेषफल क्या आया? 0। अब जब हम ऐसा स्टेप, जिस स्टेप में हमारा शेषफल 0 हो जाए, उस स्टेप का जो भाजक होगा वही इसका मौसो होगा। यूक्लिड विभाजन में जिस स्टेप का शेषफल 0 हो गया है, उस स्टेप का जो भाजक होगा वो क्या होगा? दी हुई संख्याओं का मौसो होगा। इसीलिए एचसीएफ ऑफ 10 और 15 क्या हो जाएगा? 5। ठीक, एचसीएफ ऑफ 10 और 15 क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि इसका शेषफल 0 आया है। ठीक, अगर यहाँ पे आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, भाज्य बराबर 10 तथा भाजक बराबर 5 लेने पर, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस का जो भाजक होता है और शेषफल होता है वो सेकेंड प्रोसेस का क्या बन जाता है? भाजक जो है वो क्या बन जाता है? भाज्य बन जाता है, और शेषफल जो वो क्या बन जाता है? भाजक बन जाता है। आप लोग टेंशन ना ले, इसको लिखें। और इसके बाद एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, उसके बाद इसको मैं एक स्टार में भी लिखा दूंगा। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए।
यानी कि अब देखिए हम बड़ी संख्या लिए हैं, यानी कि अब जो हमको प्राप्त करना है 15,365 और 3045 का HCF प्राप्त करना है। कैसे करेंगे, ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम भाग विधि से मौसा ज्ञात कर लेते हैं। तो 3045 इससे भागा लगाते किसमें हम 15,365 कितना मरतबे में लगेगा, देखिए 3। अगर हम 3045 को 5 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 25 25 सर 5 20 2 22। ये देखिए 5 मरतबे में लगा, कितना हो गया 15,225 15,225। ये 5 0 4 कितना आया 140। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे हम 3045। अब 3045 में हमको 140 से भाग लगाना है, तो सबसे पहले हम 304 में लगाते हैं। यहाँ पे कितना लगेगा 2 280 4। अब देखिए एक मरतबे 140 5 0 1 105 बचा, ठीक। अब चलिए हम लोग इसको लगाते हैं, हम लोग 105 को यहाँ ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 140 आएगा। एक मरतबे क्या आएगा 10 में से 5 गया 5 3 कट गया। अब देखिए हमारा क्या आया 105। हम जानते हैं 35 थिया 105, ये कट गया। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF ऑफ 15,365 तथा 3045 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। यानी कि ये HCF जो 35 आया है, ये 35 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15,365 और 3045 दोनों को विभाजित करेगा। 35 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी, ठीक। तो अब चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसका मौसा निकालते हैं। तो हम क्या बताए थे प्रोसेस में कि पहले हम मानेंगे, सॉल्व लिखिए यहाँ पे। अब लिखिए माना A इक्वल टू 15,365 तथा B इक्वल टू 3045 लिखे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके तब A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन का कथन इसको हम शॉर्ट में लिख दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका यूज कर रहे हैं हम, जहाँ 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू आर एंड आर इज ऑलवेज स्मॉलर देन बी से क्या हो जाएगा। तो ए हम क्या माने हैं 15,365, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बी इक्वल टू क्या है 3045। अब यहाँ पे देखिए हम 3045 से 15,365 में कितना बार में पहली बार भाग लगाए हैं 5 बार में, तो गुना 5 शेष हमको कितना आया है 140। ये लिख देंगे यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जो ये जो है इसका भाजक, इसको हम लोग भाज्य बनाएंगे, यानी कि ए मानेंगे। तो क्या हो जाएगा 3045 बराबर, अब ये जो है इसका भागफल शेषफल, उसको हम लोग क्या बनाएंगे भाजक। तो 140 गुना, देखिए 140 से कितना मरतबे में लगा है 21 गुना 21 प्लस में क्या हो जाएगा शेषफल कितना आया हमको 105, ठीक। चलिए अब देखिए थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप इसमें क्या करेंगे, ये जो 140 है इसको अब हम लोग यहाँ ले आएंगे, यानी कि ए मान लेंगे इसको 140 और शेषफल जो है उसको क्या मान लेंगे हम लोग भाजक 105 गुना कितना मरतबे में लगाए हैं हम लोग यहाँ पे 105 से एक मरतबे में, शेष हमको कितना आया 35। ये हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप ये जो 105 है इसको हम लोग भाज्य बनाएंगे 105 बराबर, ये जो शेषफल है इसको हम लोग क्या बनाएंगे भाजक 35 गुना 3 प्लस 0। अब देखिए फ्रेंड्स हमको शेष 4 स्टेप में किए तब जाके हमको शेषफल क्या आया है 0 आ चुका है शेषफल।
अब जब शेषफल हमको 0 आ चुका है तो अब इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा सकता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब जो है इसीलिए HCF ऑफ 15,365 और 3045 बराबर क्या हो जाएगा, इसका शेष जो है अब शून्य आ चुका है। शेष जब शून्य आ चुका है तो इसका भाजक क्या है, 35 है। ये 35 इसका मौसा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 35। ये क्या हो गया, आंसर। ठीक, आप लोग इसको नोट कीजिए, तब मैं 2-3 स्टार लिखाता हूँ। एक स्टार लिखिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मौसा निकालने में हम फर्स्ट स्टेप के निम्न पदों को सेकेंड स्टेप का निम्न पद बनाते हैं। यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मौसा निकालने में जो है हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप का जो संख्या हम सेकेंड स्टेप में जो बना करके यूज करते हैं उसी को हम लोग अभी नोट करेंगे। तो देखिए निम्न पद कहने का मतलब हो गया कि वो पद जो है नीचे लिखा हुआ, निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ है। इस निम्न पद का भी मतलब वही होगा, क्या होगा, फर्स्ट स्टेप का जो भाजक होता है उसको हम लोग क्या बना लेते हैं, अगले स्टेप का भाज्य। ये लिख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप का है और ये क्या है, सेकेंड स्टेप का। यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो भाजक है वो क्या बन जाता है, भाज्य। और फर्स्ट स्टेप का जो शेषफल है यानी कि इसको हम लोग आर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी। ये जो है क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। तो हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना, HCF ऑफ AB यानी कि A और B का HCF जो है वो HCF ऑफ किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, HCF ऑफ AB यानी कि दो संख्याओं का HCF हम निकाल रहे थे, AB तो A इक्वल टू BQ प्लस आर करते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इस B को जो है हम यहाँ लिख देते हैं, B इक्वल टू आर क्यू प्लस यहाँ पे शेष कुछ भी हो, आर डेस्ट मान लीजिए, क्यू डेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ AB इक्वल टू HCF ऑफ BR लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। इसीलिए HCF ऑफ AB इक्वल टू HCF ऑफ BR यानी कि फर्स्ट स्टेप का जो HCF होगा वही सेकेंड स्टेप का होगा। ठीक, वही यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ लैंग्वेज में भी और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में। इसको आप लोग ऐसे कर लीजिए, इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
फ्रेंड्स आज के लिए तो बस इतना ही। अगली क्लास में मैं एक्सरसाइज 1.1 आप लोग अब NCERT से बना सकते हैं, लेकिन उसमें लास्ट नंबर के सवाल में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, जिसको कि मैं अगली क्लास में डील करूंगा कि किसी भी पूर्णांक का रूप किस रूप में होता है, उसको प्रूव करेंगे हम लोग, वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जिन फ्रेंड्स को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स।